वो नील डाउन होती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है, रक्षा की आंखों में देख के बोलती है, आई लव यू रक्षा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। सो हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी हु इज डेविल। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रक्षा, नंदिनी और इनके फ्रेंड्स ये सभी लोग नंदिनी के घर पे इनके हॉल में बैठे थे। इन लोगों ने लाइटें बंद कर दी थी, बीच में कैंडल जला ली थी और फिर से ये लोग वो कहानी सुनना स्टार्ट करते हैं जो कि रक्षा ने बीच में ही बंद कर दी थी क्योंकि उनके पेरेंट्स आ गए थे। रक्षा बोलती थी इस बार कहानी सुनना हमने शुरू कर दी है, पर इस बार बीच में कोई भी सवाल नहीं और कोई भी इंटरप्शन नहीं। तो हो सके तो डोरबेल का आवाज़ बंद कर दो, कोई अपने घर वालों को पहले मैसेज कर दो कि हम लोग आज यहीं रहेंगे या फिर लेट तक आएंगे, ताकि फिर से कोई दिक्कत ना आए। तो सब लोग एग्री करते हैं और उस पर सब लोग अपने घर वालों को फ़ोन कर देते हैं, बोलते हैं कि लेट हो जाएगा या फिर नहीं आएंगे। वह सब लोग यही प्लान करते हैं कि आज नाइट स्टे यहीं करेंगे। रक्षा बोलती है ठीक है। तो फिर सब लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हो। तो नंदिनी बोलती है बिल्कुल, तुम सुनाओ। नंदिनी रक्षा की तरफ स्माइल करके बहुत प्यार से देख रही थी। उसे अब रक्षा को देख करके अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि रक्षा की तबीयत ख़राब है। वो शांति से बैठी थी, उसकी आंखों के सामने थी, उसे और क्या चाहिए था। ये सब लोग बैठे थे। रक्षा कहानी सुनाना शुरू करती है। रक्षा बोलती है विष्णु जब मंदिर में वो पूजा देखता है उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि विष्णु वो मूर्ति देख के समझ जाता है कि वो शिव भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि किसी राक्षस की मूर्ति है। जैसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है ताकि इसे देख करके लगे कि ये भगवान की मूर्ति है, बट वो भगवान की मूर्ति नहीं थी। वहाँ के लोग बहुत मासूम थे, ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। एक दिन ये पंडित जी अचानक से इस गांव में आए और इन लोगों ने इनकी समस्या को देखा और कहा कि ऐसे करने से तुम्हारे घर वाले ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, सबकी बीमारियां मिट जाएंगी। और इन गांव वालों ने विश्वास कर लिया। विष्णु कुछ दिन उस गांव में रुकता है, रोज़ उस मंदिर में वो पूजा देखने के लिए जाता है कि आखिर में होता क्या है। और विष्णु ये देखता है कि जो लोग भी उस भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते थे उससे ही कुछ दूर पे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेकिन कुछ दूरी पे एक पीपल का पेड़ था, जो कि पीपल का पेड़ थोड़ा अजीब था। वो पंडित जी वहाँ जाते थे, जो भी प्रसाद चढ़ाया होता था उसे उस पर पेड़ के नीचे दबा दिया करते थे। वेल विष्णु सब कुछ देख चुका था, वो धीरे धीरे बातों को समझ रहा था, पर उस समझ में नहीं आता कि वो गांव वालों को कैसे समझाए कि वो जो भी कर रहे हैं वो उनके बच्चों की भलाई के लिए नहीं बल्कि उनकी बुराई के लिए है। वो खुद नहीं जानते थे कि अपने बच्चों की जान वो खुद ले रहे हैं। वेल जो बच्चे पहले ठीक थे, हाँ वो लोग एक्चुअली ठीक थे, एटलीस्ट उन्हें कोई खतरा नहीं था। वो दूसरों के लिए खतरा थे लेकिन उन पर कोई खतरा नहीं था। पर धीरे धीरे ये खतरा बढ़ता गया, बच्चों पे खतरा आता गया। एक दिन एक बच्चा अपने घर से निकल के थोड़ी दूर ही गया था कि वो अचानक से अपने घुटनों पे बैठ गया, अपने सर को पकड़ के चिल्लाने लगा। आसपास के सब लोग बाहर निकल के आ गए, उस बच्चे की ओर देखने लगे। उस बच्चे की नसें वो जैसे उसकी बॉडी से बाहर आने को करा रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और हर किसी को उसके चेहरे से लेकर के उसके पाँव तक हर नसें बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। ये देख करके सब लोग डर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आसपास जितने भी बच्चे होते हैं वो दूर खड़े होकर के बस हंस रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वेल किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। और इन लोगों को डर लगना चाहिए कि आज इसके साथ में ये हो रहा है तो कल इनके साथ में भी हो सकता है। बट उन बच्चों के चेहरों पे 1% भी डर नहीं था। वेल ये देख करके वहाँ का हर एक इंसान डर चुका होता है। जो उस बच्चे की माँ थी वो भले ही जानती थी कि उसका बच्चा नॉर्मल नहीं है, बट फिर भी वो अपने बच्चे के पास जाती है, अपने बच्चे को छूती और बोलती है बेटा बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें, दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हे भगवान मदद करो हमारी, मदद करो, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। वो ऐसे बोल ही रही होती है कि वो बच्चा अपनी माँ की तरफ घूर के देखता है
और उनकी गर्दन को पकड़ लेता है, उनकी गर्दन दबाने लग जाता है और बोलता है, दूर हट जाओ मुझसे, दूर रहो। ऐसा बोल के बच्चा बेहोश हो जाता है। वो औरत मरी नहीं होती है, बट वो समझ चुकी होती है कि अभी इसका बच्चा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो उस लेडी के हस्बैंड थे वो उसके पास में आते हैं, उसे उठाते और बोलते हैं, तुम क्या कर रही हो, तुम जानती हो ना वो हमारा बच्चा नहीं रहा है, वो नहीं है हमारा बच्चा अब। तो बोलते, क्या हो गया हमारे ऐसे खेलते परिवार को, हमारा गांव कितना खुश था, लेकिन अचानक से सारी मुसीबतें। विष्णु ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है, उसे भी नहीं पता कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे आती है कि वो उस बच्चे के पास में आता है। वो उस बच्चे के पास में आता है, वो बच्चा अपनी आंखें खोल के विष्णु की तरफ देखता है और पीछे हट जाता है और वो बोलता है, दूर चले जाओ मुझसे, दूर चले जाओ। विष्णु उसके और पास जाता है। वो बच्चा डर रहा होता है, उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा होता है। उन्हें देख करके वहाँ का हर एक इंसान थोड़ा शौक में था, क्योंकि जो बच्चे की इससे नहीं डर रहे थे वो इस वक्त विष्णु की तरफ देख के भी डर रहे थे। आसपास जो बच्चे पहले खड़े होकर हंस रहे थे वो भाग जाते हैं। भले देख करके हर कोई शौक था। विष्णु उस वक्त इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। वो उस बच्चे के पास में जाता है, उसे उठाता है, उसे अपनी पोटली में से निकाल के कुछ देता है। वो बच्चा, वो डर रहा होता है और उसे बस दूर हटने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है, नहीं, इसे दूर ले जाओ मुझसे, इसे दूर ले जाओ मुझसे। वो ऐसे बोल के रोने लग जाता है, वो छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाता है। वेल विष्णु बोलता है, शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है। वो बच्चा रोता है, अपनी माँ की तरफ देखता है और बोलता है, माँ, माँ, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है। और फिर से अचानक से वो बोलता है, छोड़ दे मुझे वरना मर जाएगा, तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तब विष्णु उसके पास में जो भी चीज़ उसने निकाली थी अपनी बोतली से वो उसके और पास में लेके जाता है। तो वो फिर से एक छोटे बच्चों की तरह वो बोल रहा होता है, कौन हो तुम, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ना प्लीज़, छोड़ दो। ऐसा बोल के वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और विष्णु उस बच्चे को नीचे रखता है, उसके शर्ट को हल्का सा ऊपर करता है और जो भी चीज़ उसने पोटली से निकाली थी वो उस बच्चे के स्टमक पे लगाता है और बस कुछ बोलने लग जाता है। और उस वक्त विष्णु को पता नहीं क्या हुआ था, इवन उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई अजीब सी पॉजिटिव सी एनर्जी आ रही है और वो उससे वो सारी चीज़ें करवा रही है। विष्णु वही करता रहता है। वो 5 मिनट वो मंत्र पढ़ता है और जो भी चीज़ उसके स्टमक पर उसने लगाई थी वो दूर हटाता है और उसे जला देता है। वह उस वक्त वो बच्चा बेहोश ही होता है, लेकिन 10 मिनट बाद वो होश में आता है। वो अपनी आंखें खोलता है, सामने विष्णु को देखता है। वो डर के मारे अपनी माँ के पास जाकर के उन्हें गले लग जाता है। उसकी माँ देखती और बोलती है, आरुष। तो बोलता है, हाँ मामा, मामा ये अंकल मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो डर के मारे पे बस माँ के पास में होता है और वो बोलता है कि माँ ये कौन है। तो बोलता है, तू डर मत, सब ठीक है। ऐसे बोल उसे गोद में उठा लेती हैं। वो बच्चा रो रहा होता है, उसकी माँ उसकी आंखों में देखती है और उसे बस गले लगा लेती है और सोचती है कि क्या ये मेरा ही बच्चा है, तो थोड़ी देर पहले जिसने मुझे मारने की कोशिश किया, कि क्या ये वही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उस वक्त वहाँ हर कोई मौजूद बच्चा वहाँ से भाग चुका था और सभी गांव वाले थोड़े ज़्यादा शौक में थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये बच्चा इतना नॉर्मल कैसे हो गया। वो बच्चा अंदर जाता है, खाना खाता है। उस दिन सारे गांव वाले उस बच्चे के घर पे आते हैं, सब लोग देखने के लिए आते हैं, क्या सच में हमारे गांव का एक बच्चा ठीक हो गया है, पर कैसे। तो वो घर वाले बताते हैं कि पता नहीं, वो एक अनजान इंसान जो हमारे गांव में कुछ दिनों से बस रह रहा था, जिसे हम लोग ही खाना दे रहे थे। हाँ, वो क्योंकि वहाँ नया था, किसी को जानता नहीं था, तो बाहर बस एक पेड़ के नीचे वो सो जाया करता था। लेकिन गांव वाले उसे खाना ज़रूर खिलाया करते थे। कई बार कहा भी उन्होंने कि हमारे घर पे आके रह लो, बट विष्णु कभी नहीं माना। विष्णु बस हमेशा बाहर रहता था। पता नहीं क्यों वो रहता था, बट उसे अच्छा लगता था। और जैसे वो बच्चा ठीक हुआ था, सब लोग को पता लगी, तो वो सब लोग उस पेड़ के पास आते हैं।
विष्णु अब भी वहाँ लेटा हुआ होता है। सारे गांव वाले उसके पास में आते हैं और बोलते हैं कि आप कौन हैं। तो बोलते हैं मैं कोई नहीं, बस आप लोग की तरह एक आम इंसान हूँ। तो बोलते नहीं, आप एक आम इंसान तो नहीं हो सकते। आपने इस बच्चे के अंदर शैतानी ताकत आई थी, आपने उसे हटा दिया, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप तो साक्षात देवता का रूप है। तो विष्णु बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को कमज़ोर समझने वाले आप होंगे, मैं नहीं हूँ। मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा, आप लोगों ने हार मान चुकी है। तो बोलते क्या मतलब आपका। तो बोलते हैं कि आपको पूरा यकीन है कि इससे पहले जो एक आदमी आपके गांव में अनजान बन के आया और उसने आपकी ये समस्या को सुलझाने का जो वादा किया, क्या वो सब कुछ ठीक हुआ या फिर और बढ़ती गई। क्या कभी किसी ने इस बात पर ध्यान दिया। तो गांव वाले सब शांत हो जाते हैं। तो विष्णु बोलता है आपके गांव में ये दिक्कत लाने वाला वही आदमी है और वही इन समस्याओं को बढ़ा रहा है। समझ में आया सबको। तो सब लोग हैरान होकर बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, वो तो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो बोलते यही तो बात है, आप लोग किसी पे जल्दी से यकीन कर लेते हैं और फिर वो आपका फ़ायदा उठाता है। तो गांव वाले बोलते हैं तो हम तो आप पे भी यकीन कर रहे हैं। तो विष्णु हंसता और बोलता है मैंने कभी नहीं कहा आप मुझ पे यकीन करो, मत करो। मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। आप ही लोग हैं जो मेरे पास आए थे, मैं नहीं आया था। तो गांव वाले बोलते हैं क्या आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं और हम इस बात पे यकीन करें तो करें कैसे। तो विष्णु मुस्कुराता है, उन सब लोगों की तरफ देखकर कहता है ठीक है, आप में से कुछ लोग मेरे साथ कल चल सकते हैं। तो बोलते कहाँ पे। तो वो बस मुस्कुराता और बोलता है आपकी समस्या का हल ढूंढने के लिए। तो गांव वाले डिसाइड करते हैं कि कौन कौन जाएगा। तो कुछ 5 आदमी बाहर आ जाते हैं, बोलते ठीक है हम लोग चलेंगे। कल गांव वाले डिसाइड कर चुके होते हैं कि भरोसे के 5 इंसान को साथ में भेजेंगे। वो 5 लोग अगले दिन विष्णु के साथ सुबह निकल जाते हैं। विष्णु उन्हें वही नरसिम्हा मंदिर लेके जाता है। उन्हें वहाँ जाने में पूरा 1 दिन लग जाता है। विष्णु उन्हें मंदिर में लेके जाता है, वहाँ की हर एक चीज़ दिखाता है और वहाँ पे उन्हें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है और वो भी हर एक चीज़ फील कर पा रहे होते हैं। वो हर एक चीज़ फील जो कि विष्णु ने की होती है। वो वहाँ 2 दिन के लिए रहते हैं। खैर 2 दिन बाद में ये लोग वापस आते हैं। पूरे गांव वाले इन लोगों को इंतज़ार कर रहे थे और जब अब ये 5 लोग आए थे तो ये पूरे बदल के आए थे। विष्णु में और इनमें अब कोई फ़र्क नहीं रहा था। विष्णु बस इन सब को अपनी बातें समझाया करता था, इन सब को सिखाया करता था कि क्या सही है और क्या गलत है। वो हर एक चीज़ उन्हें बताया करता था और गांव वाले समझ भी रहे थे। उन 5 लोगों ने जो वहाँ की अद्भुत दृश्य था उसे जब बताया तो सभी गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। अगर है तो हमें कभी दिखी क्यों नहीं, जबकि वो इसी जंगल में है। तो विष्णु बस मुस्कुराता है और बोलता है वो हर किसी को नहीं दिखाई दे सकती, वो भगवान जिसे चाहेंगे उसे ही दिखाई देगी। अभी जब मैं गया तो मुझे उसका रास्ता पता भी नहीं था, पर भगवान ने मुझे खुद वो रास्ता दिखा दिया क्योंकि वो चाहते थे कि आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, वरना शायद इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। तब विष्णु की ये बात सुन करके सारे गाँव वाले थोड़ा डर जाते हैं, बोलते क्या मतलब। तो बोलते हैं क्या आपको अभी तक समझ में नहीं आया, आपके गांव में हर कोई मर रहा है, जब हर कोई मर जाएगा तो इन बच्चों का क्या होगा। ये इस गांव को छोड़ के निकल जाएंगे और जब ये बाहर जाएंगे तो सिर्फ आतंक फैलाएंगे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर गांव वाले बोलते हैं तो इसका समाधान क्या है। तो बोलता बहुत आसान है, पहले तुम जिस पंडित के बहकाव में आकर के जिस राक्षस की पूजा कर रहे हो वो करना बंद करो। तो बोलता है कि क्या मतलब। तब विष्णु ने हर एक चीज़ बताता है कि ये सब कुछ हो रहा है। तो गांव वाले बहुत गुस्से में होते हैं। वो सब लोग उस मंदिर जाते हैं। पंडित जी अब भी वहीं पे काम कर रहे होते हैं। विष्णु वहाँ सबसे आगे खड़ा होता है। पंडित जी उन सबको देखते हैं, एक
सुकून भरी मुस्कुराहट से उन सब की तरफ देखते हैं। लेकिन सभी गांव वाले गुस्से में थे। वो पंडित जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो बस नीचे साधना के रूप में बैठ जाते हैं। सारे गांव वाले आते हैं, इतने गुस्से में थे कि कोई लाठियों से मार रहा था, कोई पत्थर उठा के मार रहा था, लेकिन वो वहाँ से हिले तक नहीं, न ही उस जगह से उन्होंने भागने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त उस मंदिर में सिर्फ वो पंडित जी नहीं थे, उनके कुछ शिष्य भी थे जो कि दूर से सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि वो छोटे थे इसलिए गांव वाले भी उन्हें कुछ करते नहीं हैं और जाने देते हैं। लेकिन विष्णु ये देखता है कि वो पंडित अब मर चुका है। विष्णु फिर वहाँ की हर एक चीज़ को देखता है। उसके साथ जो 5 लोग थे वो भी हर एक चीज़ को देखते हैं और उस मंदिर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो मंदिर अब ठीक नहीं था। फिर उसके बाद वो उस पेड़ के पास जाते हैं। विष्णु को उस पेड़ के पास इतना करीब पहली बार गया था और उसे एहसास होता है कि ये पेड़ सिर्फ एक आम पेड़ नहीं है, ये पेड़ कई ज़्यादा खतरनाक है। इस गांव में जो भी बुरी चीज़ हो रही थी वो इसी पेड़ की वजह से हो रही थी। तो गांव वाले पूछते तो इसका समाधान क्या हो सकता है अब? तो विष्णु मुस्कुराते हुए बस इतना बोलता है, फिक्र मत करो, भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे। ऐसा बोल के विष्णु अपने फिर से झोले में हाथ देता है और एक मूली टाइप निकालता है। वो थोड़ी सी अलग मूली थी। अगर जिनको मूली का मतलब नहीं पता तो जहाँ मंदिर जाते हैं हम लोग तो हाथों में बांधते हैं ना पंडित जी, काइंड ऑफ उसे बोलते हैं। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मैंने बता दिया है। वो उस पेड़ के चारों तरफ उसे बांधते हैं। पेड़ के वो सब कुछ बांधने के बाद में विष्णु उसके आगे बैठ जाता है। विष्णु उसके आगे बैठ के कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। 5 मिनट बाद मंत्र पढ़ने के बाद में विष्णु सब वालों गाँव की तरफ देख के एक मुस्कुराता है और उन सबको बोलता है, आप इस पेड़ से कुछ दूर चले जाइए। सब लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं, इतना दूर कि विष्णु से वो काफ़ी दूर थे। विष्णु उनकी तरफ देख के एक बहुत प्यारी सी मुस्कान देता है और बोलता है, अब आपका गाँव बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसा बोल के उस पेड़ की तरफ वो देखता है और फिर से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। वो मंत्र पढ़ रहा होता है। विष्णु को उस मंत्र पढ़ते वक्त बहुत अजीब अजीब एहसास हो रहे होते हैं, जैसे कोई उसे धमकी दे रहा हो कि चला जाए यहाँ से वरना मारा जाएगा। लेकिन विष्णु फिर भी वो मंत्र पढ़ना बंद नहीं कर रहा था। वो मंत्र लगभग आधे घंटे तक चलता है। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। उस पेड़ के आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी सब जैसे बंद हो चुकी होती है, सब शांत हो चुका होता है, सब ख़त्म हो चुका होता है। सब लोग इस चीज़ को फील कर पा रहे होते हैं कि उन्हें बहुत लाइट फील हो रहा है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। गांव वाले खुश होकर के विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु अपनी आंखें बंद करके अब भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ था। जैसे ही उन सब में से एक आदमी आके उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, विष्णु नीचे गिर जाता है। विष्णु को सब लोग देखते हैं तो विष्णु की जान चली गई होती है। कई बार कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए कुछ लोगों की जान चली ही जाती है। विष्णु शायद यही करने के लिए यहाँ तक आया था। विष्णु का जीना इतना ही था और वो 5 लोग जिन्हें साथ लेके गया था वो उस गांव में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं। अभी तक वो उस पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखते हैं। वो कुछ टाइम तक तो बनाए रखते हैं, अपने आप परिवार को भी सिखाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त कितना बदल जाता है पता ही नहीं लगता। विष्णु के जाने के बाद में भी सब लोग उसे याद करते थे, क्योंकि वो सबके दिलों में रह चुका था। गांव के सभी बच्चे ठीक हो गए थे। हाँ, कुछ बच्चे नहीं हो पाए थे क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी, उनकी जान जा चुकी थी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी थी, इतनी आसान तो जाएगी नहीं ना। कुछ लोगों की तो जान लेके ही गई थी। कुछ ऐसे लोग जो कि ठीक थे, जिनको बीमारी लग गई थी, उन लोगों की भी जान जा चुकी थी।
कल गांव में बहुत सारी जानें जा चुकी थी, लेकिन थोड़ा वक्त जाता है और गांव बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहले सब कुछ सुन के नंदनी, माधव, केशव, ये सब लोग बोलते हैं वाओ, व्हाट अमेजिंग स्टोरी। तो नंदनी बोलती है रक्षा, तो इसमें एंजल कौन था? तो नंदनी हंस के बोलती है, सॉरी रक्षा हंस के बोलती है, आप भी समझ में नहीं आया? एंजल मतलब वो जो लोगों की जान बचाए, अच्छे काम करे। और वो 5 लोग और विष्णु सिर्फ यही इस जगह पे एंजल का रूप नहीं थे, वो पूरे गांव वाले जिन्होंने हिम्मत करके विष्णु और इन सबका साथ दिया, ये सब लोग एंजल थे, सब लोग। तो एंजल जैसा कुछ नहीं होता, जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है और इतनी हिम्मत होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी से लड़ सके, वो एंजल है। समझ में आया? तो बोलते हैं नाइस वन यार, बहुत अच्छी कहानी थी। रक्षा हंस के बोलती है, मैंने पहले भी कहा था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक सच्चाई है। अगर कहानी मानना है तो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं कर रही। तो रक्षा की बात सुन के काव्या पूछती है, काव्या अब वो गांव कैसा है? तो रक्षा बस मुस्कुराती और बोलती है, अब के हालात वो मैं आपको बता नहीं सकती, शायद शायद अच्छे हों, शायद बुरे हों, शायद बदतर हों, शायद अब वहाँ कोई भी जिंदा ना हो। तो सब लोग थोड़ा शौक होते रहे, बोलते हैं बट क्यों, सब ठीक हो गया था ना? तो बोलता है हाँ बट मुझे क्या पता अब क्या हो रहा है। तो बोलता है हाँ तो ऐसे बोल दो ना यार, डरा दे तुमने। तो बोलता है चिल ओके, सब ठीक है। तो बोलता है हाँ रक्षा, मज़ा तो आ गया तुम्हारी कहानी सुन के, बट लेट भी बहुत हो चुका है, अब घर जाते हैं हम लोग। तो बोलता है ठीक है बट नाइट स्टे करना था ना आपको। तो बोलता है नहीं यार चलते हैं अब। क्यों, सब लोग चलते हैं बाहर खाना खाते हैं? तो बोलते हैं हाँ ये सही रहेगा। तो नंदिनी, रक्षा और ये सब लोग बाहर खाना खाने के चले जाते हैं। लोग बाहर जाते हैं, खाना खा करके घर पे आ जाते हैं। इसके फ्रेंड्स चले जाते हैं घर पे, क्योंकि अब इन लोगों के पास में कुछ प्लान्स नहीं था, रक्षा की कहानी खत्म हो चुकी थी और ये सब लोग उस कहानी के अंदर इतने गुम थे कि उसी के बारे में बात किए जा रहे थे। इसलिए इस टॉपिक से थोड़ा हटने के लिए ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रक्षा और नंदिनी इस वक्त घर में अकेले थे, ये दोनों घर के अंदर बैठे थे शांति से। नंदिनी रक्षा की तरफ देख के स्माइल कर रही थी और नंदिनी रक्षा की तरफ देख के बोलती है रक्षा। तो बोलते हैं बोलो। तो बोलते हैं कुछ नहीं। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, तुम अपना फ़ोन चला, मुझसे बातें तुम बाद में कर लेना। तो रक्षा अपना फ़ोन साइड रखती है, एक बहुत प्यारी से स्माइल देती है, नंदिनी के पास में आके बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसकी आंखों में आके डालती है और बोलती है क्या हुआ है बोलो। वो इतने प्यार से बोलती है कि नंदिनी गुस्सा हो ही नहीं पाती। वो उसकी तरफ देख के बोलती है कुछ नहीं, बस तुमसे थोड़ी बहुत बातें करनी थी। तो बोलते हैं करो बातें। तो बोलते ऐसा थोड़ा ना होता है, तुम भी तो कुछ बोलो, हमेशा मैं ही बोलती हूँ। तो रक्षा बोलती है ओके तो मैं क्या बोलूँ, आपको पता है मैं इतनी ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। तो बोलता हूँ ये बात भी है, अच्छा ठीक है ऐसा मत बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ, तुम बताओगी? तो बोलता है हाँ पूछो। तो नंदनी बोलती है अच्छा रक्षा ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो रक्षा बोलती है मेरी फैमिली में मेरे मॉम हैं, डैड हैं और मेरे भाई बहन हैं और कुछ रिलेटिव्स भी हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बचपन से हॉस्टल में रही हूँ इसलिए। तो बोलते हैं ओके चलो ये बताओ तुम्हारा बचपन कैसा गया था? वह रक्षा यहाँ पे बिल्कुल शांत हो जाती है, उसे कुछ बातें याद आने लगती हैं, वो बस चुपचाप शांति से बैठी होती है, उसके हाथ हल्के से काँप रहे होते हैं, वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करती है और बोलती है ठीक था, लाइक मेरे को ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे पर ठीक था। तो बोलती है ओके बट तुम ऐसे क्यों परेशान सी लग रही हो मुझे, कोई बात है? तो बोलते नहीं रात बहुत हो गई है ना, तो आई थिंक सो मैं सो जाना चाहिए। तो बोलते ठीक है तुम आ सोफे पे मत सो, बेड शेयर कर सकती हो, तुम रोज़ वहाँ सोती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बोलती है ठीक है। वेल रक्षा को इस वक्त कोई बात नहीं करनी थी, कोई भी नहीं, इसलिए वो चुपचाप आके बेड पे लेट जाती है। वो एक कोने में लेटी भी थी, लेकिन नंदिनी का ध्यान सिर्फ रक्षा पे था। वो रक्षा को देख करके स्माइल कर रही थी। रक्षा अपने आंखें बंद करके लेटी थी और उसके दिमाग में फिर से वो सारे ख्याल आने लगते हैं। वो अपने हाथों पे फिर से ब्लड लगा हुआ दिखती है, वो घबरा रही होती है।
लेकिन थोड़ी देर में उसका डर शांत हो जाता है क्योंकि वो सो चुकी होती है। सोने के बाद में उसे कुछ चीज़ों को लेकर के आज भी गिल्ट था, लेकिन किन चीज़ों का ये हमें नहीं पता। वेल, रात हो जाती है, नंदिनी भी सो जाती है। अगला दिन होता है, ये लोग कॉलेज जाते हैं, मस्ती करते हैं। रक्षा और नंदिनी का बॉन्ड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे नंदिनी को भी ये रियलाइज़ हो रहा था कि वो रक्षा के लिए क्या फील करती है। हमेशा रक्षा का इतना स्वीटली उससे बात करना, उसे कामली हर एक चीज़ बताना, ये इन दोनों का डेली रूटीन बन चुका था। कुछ दिन गुजरते हैं, नंदिनी को अपनी फीलिंग्स अच्छे समझ में आ चुकी थी और वो सोचती हैं कि वो रक्षा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगी, लेकिन कब और कैसे वो बस यही सोच रही होती है कि तभी रक्षा उसके पास में बैठी होती है और पूछती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो बोलती है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तो फिर नंदिनी बोलती है, अच्छा एक बार बताओ, तुम संडे को फ्री हो क्या? तो रक्षा बोलती है, वेल नहीं हूँ, मैं आपको बताने वाली थी कि मैं 2 दिन बाद 1 हफ्ते के लिए कहीं जाने वाली हूँ। शायद 1 हफ्ते से ज़्यादा भी टाइम लग जाए मुझे, शायद 10 दिन लग जाए, आई कांट से। तो बोलते बट जाना कहाँ पे? तो आउट ऑफ टाउन जाना है, कुछ काम है। तो बोलते हैं इतनी जल्दी? तो बोलते हैं कुछ काम है यार, समझो ना। तो बोलती है ओके, अच्छा ठीक है, तुम कल फ्री हो? तो बोलती है हाँ क्यों? तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, ठीक है, कल तुमसे मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आई डोंट नो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, बट मुझे सिर्फ ये बात बतानी है तुम्हें। मैं चुप नहीं रह सकती अब और। तो बोलते ठीक है। वह नंदिनी सोच चुकी होती है कि अब वो अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करेगी और रक्षा से बोल देगी, भले ही रक्षा उसे मना कर दे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अब और वेट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे फील हो रहा था कि रक्षा कुछ दिनों के लिए भले ही दूर जाएगी, लेकिन उसे थोड़ी इनसिक्योरिटी भी हो रही थी। कितने दिनों के लिए दूर जाएगी, हो सकता है कि वहाँ कोई और उसे मिल जाए, ऐसे काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी भी उसे थी। इसीलिए नंदिनी रखने का सोच रही थी। पहले नंदिनी और रक्षा उस दिन थोड़ी बहुत बातें करते हैं। नंदिनी पूरे टाइम नर्वस रहती है और सोच रही होती है कि वो किस तरीके से रक्षा को प्रपोज करे। पूरे दिन सब कुछ सोचने के बाद में, रक्षा से बातें करने के बाद में, कुछ कुछ चीज़ें, उसकी पसंद की चीज़ें जानने के बाद में वो डिसाइड करती हैं कि उसे किस तरीके से रूम को डेकोरेट करना है, क्योंकि बाहर जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। पहले वो अपने ही घर में एक रूम में डिसाइड करती कि इसमें मैं रक्षा को प्रपोज करूँगी, बट कैसे, उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। अगला दिन होता है, रक्षा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। नंदिनी बोलती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं आज कॉलेज आ नहीं पाऊँगी। रक्षा बोलती ठीक है, जो भी काम है ख़त्म करके आ जाना। तो बोलती है मैं आज बिल्कुल नहीं आ पाऊँगी। तो बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग शाम को मिलेंगे। ऐसा बोल के रक्षा चली जाती है और नंदिनी वो एक रूम लेती है जिसमें इस वक्त तो कोई नहीं था क्योंकि सब घर वाले कहीं ना कहीं गए हुए थे। इसलिए रक्षा और नंदिनी इस वक्त घर में अकेले थे और यही एक मौका था जब नंदिनी रक्षा को प्रपोज कर सकती है। वो पूरे दिन उस रूम को डेकोरेट करती है, सब कुछ अच्छे से लगाती है एंड थोड़ा नर्वस होती है। अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है कि किस कौन सी ड्रेस वो पहने। थोड़ा नर्वस होने के बाद में, अपने दिल की बेचैनी को संभालने के बाद में, वो एक ड्रेस डिसाइड करती है। वाइट कलर का गाउन था वो, कि बहुत प्यारा था। वो गाउन वो पहनती है एंड बस वेट कर रही होती है शाम होने का, रक्षा के आने का। थोड़ा टाइम गुजरता है, शाम के लगभग 6:30 बज जाते हैं। रक्षा अभी तक आई नहीं होती है। तो नंदिनी रक्षा को कॉल करती है। रक्षा बोलती है अच्छा वो सॉरी, मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए थोड़ा लेट हो जाऊँगी। तो बोलती ठीक है, बट आओगी कब तक? तो बोलते बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। तो बोलती ओके। पहले नंदिनी थोड़ा नर्वस हो रही होती है, उसे नहीं पता होता क्या करना है। थोड़ी देर बाद रक्षा आ भी जाती है घर पे, लेकिन वो नंदिनी के रूम में आती है, देखती नंदिनी तो रूम में है ही नहीं। तो वो कॉल करती नंदिनी को, बोलती तुम कहाँ पे हो? तो बोलती है मेरे रूम के राइट साइड में 3rd वाला रूम है ना, उसमें आ जाओ। तो बोलते बट उसमें क्या कर रहे हो? तो बोलते कुछ नहीं, बस आओ तो सही। तो बोलते ओके। तो वो उस रूम में जाती है, पूरा रूम डेकोरेट हुआ होता है। पहल रक्षा कहीं ना कहीं सब कुछ देख कर थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेती है। उसका मन तो था वो ऐसे चली जाए, लेकिन वो नहीं चाहती है क्योंकि सामने ही नंदिनी भी खड़ी थी और नंदिनी को देख करके वो पूरी तरीके से शौक थी। नंदिनी उस वाइट कलर के गाउन में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, हद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो अपने कदम अपने आप ही नंदिनी की ओर बढ़ रहे थे। वो नंदिनी की आंखों में देख करके आगे बढ़ रही थी।
नंदनी भी उसकी तरफ देख करके बहुत प्यार से स्माइल करके उसकी तरफ देख के आगे बढ़ रही थी। ये दोनों एक दूसरे के सामने थे। नंदनी उसको देखती है और बोलती है, रक्षा मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आई थिंक सो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैंने डेकोरेशन क्यों की है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो मैं बात को गोल गोल नहीं घुमाऊंगी। जो भी कहना है सीधा बोलूँगी। वो नील डाउन होती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है, रक्षा की आंखों में देख के बोलती है, आई लव यू रक्षा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। आई नो तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें आज तक देखा नहीं है, फिर भी तुमसे प्यार कैसे। बहुत आसान है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तुम मेरा ख्याल भी रखती हो, और मुझे क्या चाहिए। तुम सच में बहुत अच्छी हो। आई डोंट नो वाई, बट मुझे बस तुमसे प्यार हो गया है। कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे, बस हो गया है यार। नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं पता मुझे, बस हो गया। तो बस अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रही हूँ। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी रक्षा। सो हे बड़ी होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।